दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि बायोलॉजी का आपका जो है तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम जनन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जब खास करके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जाता है, लैंगिक प्रजनन, तो उसमें हम लोग नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं, जिससे कि एक आइडिया हमारे पास आ जाता है ताकि चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, आज के चैप्टर में हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट है, इसको देखेंगे। मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे युग्मक निर्माण किस तरह से होता है, नर और मादा युग्मक कैसे बनता है। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि नर जनन तंत्र। तो जब मानव के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात की जाती है, नर जनन तंत्र की बात की जाती है, तो इसमें ये विभिन्न भाग, ये डिफरेंट पार्ट्स जो है आते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है विरिसन एवं सहायक संरचनाएं, ठीक है। विरिसन यानी कि टेस्टिस, जिसकी संख्या 2 होती है। आप देख सकते हैं इसमें ये किस चीज़ का पिक्चर है, ये पिक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का यानी कि नर जनन तंत्र का। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 टेस्टिस है, मानव के पास 2 टेस्टिस होते हैं, ये दोनों विरिसन है, ठीक है। तो विरिसन एवं सहायक संरचनाएं, विरिसन से जुड़ी हुई जो संरचनाएं होती है उसी को हम लोग विरिसन से की सहायक संरचनाएं बोलते हैं, लेकिन मेनली हमारा जो फोकस है वो विरिसन पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं इसमें, नलिका तंत्र, ठीक है। नलिका तंत्र यानी कि डक्ट सिस्टम पढ़ते हैं। इस पूरे ही सिस्टम में, इस पूरे ही तंत्र में बहुत सारी नलिकाओं की समूह होती है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। तो नलिका तंत्र में जितने भी नलिका हैं, जैसे कि अधिविरिसन, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, अधिविरिसन है, ठीक है। शुक्रवाहक, शुक्रवाहक कहाँ है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो पार्ट है ये क्या है, शुक्रवाहक है, या इसको शुक्रवाहिका भी हम लोग बोल सकते हैं। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग कहाँ है, ये जो आप देख पा रहे हैं नलिका, ये नलिका क्या है, मूत्र मार्ग है। विरिसन जलिकाएं, विरिसन जलिकाएं कहाँ है, तो ये जो आप देख रहे हैं इस टेस्टिस के अंदर, इस विरिसन के अंदर जो ये जालीनुमा संरचना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग, ये देखिए विरिसन, विरिसन जलिकाएं इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद रसकलनीय वाहिनी, रसकलनीय वाहिनी यहाँ पर कहीं खुलता है, एजुकुलेटरी डक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, ये है। इसके अलावा सीसन या लिंग, ये जो पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो सिलेंड्रिकल होता है, गोलाकार संरचना होता है, इसको हम लोग सीसन या लिंग कहते हैं। और इसके अलावा कुछ जो है सहायक ग्रंथियाँ होती है, खास करके 3 तरह के सहायक ग्रंथियाँ होती है, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या जाना, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है विरिसन के बारे में यानी टेस्टिस के बारे में। तो विरिसन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद नलिका तंत्र, जितनी भी नलिकाएं हैं उन सभी को नलिका तंत्र कहा जाता है। जैसे कि ये नलिका है, ये नलिका है, जितनी भी नलिका आप देख पा रहे हैं, जैसे अधिविरिसन है, ठीक है, ये अधिविरिसन है, शुक्रवाहक है, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, विरिसन जलिकाएं हैं, रसकलनीय वाहिनी, एजुकुलेटरी डक्ट है, ठीक है। तो इन सभी जो, ये सभी जो नलिका हैं, ये सभी मिलकर नलिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो ये मेन स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सीसन या लिंग कहते हैं, और इसके अलावा कुछ ग्रंथियाँ होती है जो मदद करते हैं। जब आगे की प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे ग्रंथियाँ का भी जो है, ग्लैंड्स का भी कुछ रोल होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जो शुरू करेंगे तो हम विरिसन से शुरू करेंगे। विरिसन यानी कि टेस्टिस से हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जब टेस्टिस की हम बात करते हैं, विरिसन की बात करते हैं, तो इसका लोकेशन कहाँ होता है, लोकेशन यानी कि इसका स्थान कहाँ होता है, तो इसका जो लोकेशन होता है ये हमारे उदर गुहा से बाहर होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप टेस्टिस देख पा रहे हैं, इस तरह का एक
मांसल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। इस मांसल संरचना के अंदर अंडाकार शेप का, ठीक है, अंडाकार यानी कि ओवल शेप का क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है। और ये हमारे उदर गुहा से बाहर होता है, हमारे शरीर से बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी संख्या है इसकी, 2 है। कहाँ मौजूद है, तो हमारी उदर गुहा से बाहर ये मौजूद है। कहाँ मौजूद है, तो एक मांसल संरचना होती है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, उसी के अंदर ये टेस्टिस मौजूद होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद चलिए कि इस टेस्टिस के डिटेल स्ट्रक्चर को तो हम लोग देखेंगे ही, अभी बनाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो टेस्टिस है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है, किसका, मेल का। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहने का मतलब क्या है, प्राथमिक जनन अंग, ठीक है, प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राथमिक जनन अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन मेल का क्या होता है, टेस्टिस होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन किसे कहते हैं, और प्राइमरी यदि होता है तो क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन भी कोई होता है, क्या द्वितीयक जनन अंग भी कोई होता है। तो जी हाँ, 2 तरह के हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मादा जनन तंत्र, कहीं भी आप जाएंगे तो उसे 2 तरह के, जितने भी अंग हैं उसे 2 तरह के अंग में बांटा जाता है। एक प्राइमरी होता है और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी होता है, यानी कि द्वितीयक जनन अंग, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक। आप समझ पा रहे होंगे कि प्राथमिक का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता, जिसका ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। प्राथमिक जनन अंग उसी को कहेंगे। तो क्वेश्चन है कि टेस्टिस को प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है कि इस टेस्टिस का काम क्या है। तो इस टेस्टिस का काम है शुक्राणु बनाना। क्या बनाना, शुक्राणु बनाना। ये शुक्राणु क्या है भाई, ये शुक्राणु जो है ये मेल स्पर्म है, ठीक है। मेल स्पर्म कहने का मतलब सीधा आप समझिए कि ये शुक्राणु जो है ये नर युग्मक है। क्या है, ये नर युग्मक है। तो इस नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो इसी टेस्टिस के अंदर इस नर युग्मक का निर्माण होता है। कब होता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये जो होता है ये 12 से 13 साल आने पर, यानी कि ठीक है। तो 12 से 13 साल या 13 से 14 साल, ये अलग अलग आपको अलग अलग बुक में मिलेंगे। तो 12 से 13 या 13 से 14 साल आने पर पुबर्टी स्टेज शुरू हो जाता है बालक में, ठीक है। हम लोग बालक हुए तो बालक में जो है क्या होता है, यानी कि मेल में क्या होता है कि 13 से 14 साल आने पर पुबर्टी शुरू होता है। इस समय क्या होता है कि इस टेस्टिस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होने लगता है, एक हार्मोन निकलने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये सिर्फ 13 से 14 साल उम्र आने पर ही रिलीज होना शुरू होता है। और जब ये हार्मोन बनना शुरू हो गया तो इसी हार्मोन के प्रभाव से क्या होने लगता है, शुक्राणु जनन शुरू हो जाता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है, 12 से 13 साल आने पर। क्यों, क्योंकि 12 से 13 साल आने पर, पुबर्टी आने पर एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन, महत्वपूर्ण हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं टेस्टिस से, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और इस टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से क्या होता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी शुक्राणु बनने लग जाता है। तो बात यहाँ पर है कि शुक्राणु बनता कहाँ है, तो शुक्राणु इसी टेस्टिस के अंदर बनता है। कैसे बनता है देखेंगे आगे क्लियरली एकदम अच्छे से। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, इस टेस्टिस के अंदर बनता है, इसीलिए ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है, क्योंकि जो मेन काम है, ठीक है ना, नर युग्मक बनाना ये मेन काम है, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो 2 काम हो गया, एक तो ये हो गया हार्मोन निकालकर शुक्राणु बनाना, दूसरा क्या होता है कि इसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन निकला है इसका 2 काम है। एक तो ये शुक्राणु जनन को बढ़ावा देता है, दूसरा क्या काम है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी बढ़ावा देता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहने का मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण।
तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है हमारे शरीर में होने वाले बदलाव। ठीक है, इस उम्र के बाद 12 से 13 साल के बाद हमारे शरीर में बहुत सारी बदलाव होने लगती है। जैसे हमारा आवाज़ क्या हो जाना, कड़ा हो जाना, हमारा हाइट बढ़ने लगना, ठीक है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर हेयर आने लगना, मूंछ आने लगना, दाढ़ी आने लगना, ये सारे के सारे जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। और किसके प्रभाव से ये होता है? तो ये इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रभाव से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एज पर 12 से 13 साल आने पर टेस्टिस क्या काम कर रहा है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा है। इससे क्या हो रहा है? तो इससे दो चीज़ हो रहा है। एक तो यहाँ पर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुरू हो गई, शुक्राणु बनना शुरू हो गया। दूसरी बात क्या है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखना शुरू हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो लक्षण है वो नर में यानी कि मेल में आना शुरू हो गया। तो यही कारण है कि इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को कहते हैं। चलिए, क्या क्या बात हो गई? टेस्टिस की संख्या कितनी? 2। कहाँ मौजूद है? हमारे उदार गुहा के बाहर मौजूद है। एक मांसल संरचना होती है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, संख्या इसकी 2 होती है। इससे इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, जिससे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसीलिए इसको प्राथमिक जनन अंग भी कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ से? चलिए, टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमने यहाँ पर हर एक चीज़ समझ लिया। अब आगे हम क्या करते हैं, इस विल्सन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम जब बड़ा करेंगे तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए, एक और क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है यहाँ पर, वो क्वेश्चन है कि जो ये टेस्टिस है ये हमारे बॉडी से बाहर क्यों होता है, हमारे उदार गुहा से बाहर क्यों होता है? तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। इसका आंसर यह है कि हमारे बॉडी का जो तापमान है उस तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान सेल्सियस तापमान जो है वो कम चाहिए। किसको? शुक्राणु को। हमारे बॉडी का जो तापमान है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए। किसको? शुक्राणु को। तो ये टेस्टिस यदि हमारे बॉडी के अंदर होता तो उस टेम्परेचर पर, हमारे शरीर के तापमान पर शुक्राणु बनते, लेकिन ये शुक्राणु क्या हो जाते? मर जाते। लेकिन ये हमारे बॉडी से जैसे ही बाहर हो गया टेस्टिस, तो शुक्राणु बनेंगे, लेकिन तापमान हमारे बॉडी से बाहर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाते हैं, तो शुक्राणु जो है इसको बचने का मौका मिल जाता है। तो यही कारण है कि जो टेस्टिस है हमारे उदार गुहा से बाहर होता है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, बिल्कुल याद रखिएगा कि टेस्टिस को प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं, और जो टेस्टिस है ये हमारे उदार गुहा से बाहर क्यों मौजूद होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है पुबर्टी आने पर, इस हार्मोन का क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए विल्सन की डिटेल में हम चलते हैं। चलिए, यहाँ से हम टेस्टिस के डिटेल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, टेस्टिस यानी कि विल्सन के स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर को। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने छोटा सा एक स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर ही सब चीज़ दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन ये छोटा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसी को मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, तो देखिए, टेस्टिस को जब हम क्या करते हैं, काट देते हैं। इस तरह से टेस्टिस है, सामने से क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं। तो काटने के बाद इसके अंदर की जो संरचना है वो हमें दिखाई पड़ रही है। तो इस टेस्टिस में सबसे पहले टेस्टिस आपको अंडाकार दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, इस टेस्टिस के अंदर आपको क्या दिखेगी, इस टेस्टिस के अंदर आपको 200 से 250 विल्सन पालिका दिखेगी। यानी ये जो टेस्टिस है ये इंटरनली यानी कि अंदर से 200 से 250 विल्सन पालिका में बटी हुई है। कहाँ है विल्सन पालिका? तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा स्पेस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेस, ये सभी क्या है? विल्सन पालिका है। ठीक है, तो एक टेस्टिस में 200 से 250 विल्सन पालिकाएँ होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी विल्सन पालिका है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर मैं 4 से 5 विल्सन पालिका बना पाया हूँ, तो आप देख पा रहे हैं। तो विल्सन पालिका 200 से 250। तो टेस्टिस के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलेगी? तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा विल्सन है। विल्सन के अंदर हमें क्या मिला? विल्सन पालिका मिला। ठीक है, विल्सन पालिका मिला। अब इस विल्सन पालिका के अंदर, प्रत्येक विल्सन पालिका के अंदर
प्रत्येक विषम पालिका के अंदर 2 से 3 आपको शुक्रजनक नलिका देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? शुक्रजनक नलिका देखने को मिलेगी। तो प्रत्येक विषम पालिका में शुक्रजनक नलिका मौजूद होती है। शुक्रजनक नलिका मौजूद होती है। तो एक विषम है, एक विषम में 200 से 250 विषम पालिका है और प्रत्येक विषम पालिका में 2 से 3 शुक्रजनक नलिका है। इसी शुक्रजनक नलिका को हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं और विषम पालिका को हम लोग टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो प्रत्येक विषम के अंदर 200 से 250 विषम पालिका हैं और प्रत्येक विषम पालिका के अंदर 2 से 3 शुक्रजनक नलिका है। तो आप हमें बता सकते हैं कि एक टेस्टिस में यानी कि एक विषम पालिका में कितने शुक्रजनक नलिका होंगे? तो आप 250 को 3 से गुना कर सकते हैं या 200 को 2 से गुना कर सकते हैं। तो टोटल शुक्रजनक नलिका आपको पता चल जाएगा कि एक विषम पालिका में कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो शुक्रजनक नलिका है यही वो जगह है, यही शुक्रजनक नलिका ही वह जगह है जहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो होता है वो कहाँ होता है? इसी शुक्रजनक नलिका के अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये जो आपको कुंडलित संरचना दिख रही है, मुड़ी हुई संरचना दिख रही है, यही क्या है? यही शुक्रजनक नलिका है। अब ये शुक्रजनक नलिका यहाँ पर क्या हो गया? शुक्राणु का निर्माण हो गया। अब इस टेस्टिस में जो शुक्राणु बने, यहाँ पर जो शुक्राणु बना शुक्रजनक नलिका में, अब इस शुक्राणु को यहाँ से बाहर निकलना होगा, है ना? इस पेनिस से इसको बाहर निकलना होगा। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए देखिए बहुत सारी जो 2 से 3 जो यहाँ पर क्या चीज़ है, शुक्रजनक नलिका है, ये सभी जो है एक कॉमन ट्यूब के द्वारा, एक नली के द्वारा बाहर निकलती है। इस नली को हम क्या कहते हैं? इस नलिका को हम क्या कहते हैं? तो ये आपके लिए याद रखने वाली बात है। ठीक है ना? तो इस नलिका का नाम क्या है बताइए? इस फिगर से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो नलिका है इसका एक स्पेशल नाम है। तो ये सभी जो है एक नली के द्वारा कहाँ पर जाके खुलती है? तो ये सब जाकर खुलती है इस जाली नुमा संरचना में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी जाल की तरह बुनी हुई एक संरचना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग रेटी टेस्टिस बोलते हैं, यानी कि इसे हम लोग विषम जलिका बोलते हैं। यानी ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग विषम जलिका बोलते हैं। देखिए नलिका तंत्र जितने भी है सभी नलिका तंत्र में यही सब नली आती है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस लोब्यूल के अंदर क्या हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बना और इस नली से होते हुए ये कहाँ पर पहुँच जाएगा? वो इस रेटी टेस्टिस में पहुँच जाएगा, इस विषम जलिका में पहुँच जाएगा। और इस विषम जलिका से ये कहाँ पहुँच जाएंगे? तो ये पहुँच जाएंगे इस स्ट्रक्चर में, इस नली में। अब इस नली को हम क्या बोलते हैं? तो इस नली को देख लीजिए, ये जो नली है हमारा, इसी नली को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिविषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिविषण इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अधिविषण यानी कि इस रेटी टेस्टिस से, विषम जालिका से जो शुक्राणु इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक नलिका से शुक्राणु इस विषम जलिका में आया और इस विषम जलिका से ये शुक्राणु कहाँ पहुँच गए? ये इस स्ट्रक्चर में, इस ट्यूब में पहुँच गए, जिस ट्यूब का नाम क्या है? अधिविषण। ठीक है, और इस रेटी टेस्टिस से इस अधिविषण में पहुँचने के लिए भी एक ट्यूब होता है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से साइन दिया हुआ है, ट्यूब होता है। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस ट्यूब को हम लोग शुक्रवाहिका बोलते हैं। देख सकते हैं आप, शुक्रवाहिका क्या चीज़ है? शुक्रवाहिका है। तो शुक्रवाहिका के द्वारा रेटी टेस्टिस में मौजूद शुक्राणु को इपिडिडैमिस में यानी अधिविषण में पहुंचा दिया जाता है। अब जब शुक्राणु इसमें पहुंच गया तो फाइनली जो है इस ट्यूब के द्वारा शुक्राणु क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस ट्यूब के द्वारा शुक्राणु जो है कहाँ चले जाएगा? इसमें चले जाएगा। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं अधिविषण के बाद वाला जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग शुक्रवाहक कहते हैं। तो ये शुक्रवाहिका से
शुक्रवाहिका के द्वारा ये किस में आ जाएगा, ये अधिविरेचन में हो जाएगा और अधिविरेचन से होते हुए ये शुक्रवाहक में ये पहुंच जाएगा और शुक्रवाहक से होते हुए ये शुक्राणु इस पेनिस से होते हुए बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब एकदम सिंपल क्या है कि ये जो टेस्टिस है, एक टेस्टिस है, उस टेस्टिस के अंदर 200 से 250 विरेचन पालिका हैं। प्रत्येक विरेचन पालिका में 2 से 3 शुक्रजनक नलिका है और इसी शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है तो शुक्राणु बनता है। तो यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर बनने वाले सभी शुक्राणु एक नली के द्वारा रेटी टेस्टिस में पहुँच जाएंगे, यानी कि विरेचन जालिका में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर पहुँचने वाले सभी शुक्राणु एक ट्यूब के माध्यम से, इस ट्यूब के माध्यम से, जिस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं। तो शुक्रवाहिका के मदद से रेटी टेस्टिस में मौजूद, विरेचन जालिका में मौजूद शुक्राणु कहाँ पहुंच जाएंगे, तो वो इस ट्यूब में पहुंच जाएंगे। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, तो ये जो ट्यूब है ये अधिविरेचन है। यही ट्यूब क्या है, अधिविरेचन यानी एपिडिडाइमिस है। अब अधिविरेचन में आने के बाद ये जो शुक्राणु है वो आगे की ओर जाएंगे इस शुक्रवाहक में, ठीक है, इस शुक्रवाहक में चले जाएंगे। ये जो नलिका है इससे ये आगे की ओर बढ़ेंगे और फाइनली जो है ये इस सीसन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपको पूरा का पूरा टेस्टिस का, ठीक है। तो यहाँ पर शुक्रजनक नलिका जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए इसको हम लोग एक नए तरीक़ा से इसको सीखने का प्रयास करते हैं ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा न रहे। चलिए तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको हम लोग लिख कर देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। ध्यान रखिएगा कि टेस्टिस है। क्या चीज़ है भाई, टेस्टिस है यानी कि विरेचन है, ठीक है, विरेचन है। 2 संख्या है इसकी। प्रत्येक विरेचन में क्या है, विरेचन पालिका है, विरेचन पालिका। प्रत्येक विरेचन याद करते जाइएगा मेरे साथ, प्रत्येक विरेचन में विरेचन पालिका है। कितनी, तो 200 से 250, ये नंबर याद रखना जरूरी है। प्रत्येक विरेचन पालिका के अंदर क्या चीज़ है, कुंडलित संरचना है, घूमी हुई संरचना है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, याद कीजिए। घूमी हुई संरचना को हम लोग क्या बोल रहे थे, तो उसको हम लोग शुक्रजनक नलिका बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, शुक्रजनक नलिका बोल रहे थे, ठीक है। कितनी संख्या है इसकी, 2 से 3। प्रत्येक विरेचन पालिका में 2 से 3 क्या मौजूद है, 2 से 3 शुक्रजनक नलिका मौजूद है। अब इस शुक्रजनक नलिका, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब हम देखेंगे तो ये जो है 2 परत से लाइंड होता है, यानी इस शुक्रजनक नलिका में 2 परत होता है, एक बाहर से और एक इसके अंदर से, ठीक है। तो एक परत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणुजनक बोलते हैं। एक जो परत है उसको शुक्राणुजनक बोलते हैं और जो दूसरा जो परत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिका बोलते हैं, ठीक है, सर्टोली कोशिका बोलते हैं, सर्टोली कोशिका बोलते हैं। शुक्राणुजनक की जो परत है, शुक्रजनक नलिका में जो शुक्राणुजनक की जो परत है ये क्या करता है, शुक्राणु बनाता है और सर्टोली कोशिका क्या करती है, इस शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है, पोषण देने का काम करती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से, प्रत्येक विरेचन के अंदर 200 से 250 विरेचन पालिका है। प्रत्येक विरेचन पालिका के अंदर 2 से 3 शुक्रजनक नलिका है। ये शुक्रजनक नलिका 2 लेयर से लाइंड होते हैं, बाहर से और अंदर से। एक लेयर शुक्राणुजनक है जिससे शुक्राणु बनता है और दूसरा लेयर सर्टोली कोशिका है जो इस शुक्राणु को, जो नया नया शुक्राणु बन रहा है उसको पोषण देने का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, इसी टेस्टिस में, इसी विरेचन में एक स्पेशल सेल होता है जिसको लेडिग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लेडिग कोशिका कहते हैं। अब इस कोशिका को याद रखिएगा, कहाँ पर होता है ये लेडिग कोशिका, ये इसी विरेचन के अंदर होता है। तो ये जो लेडिग कोशिका है इसका क्या काम है, इसका काम है हार्मोन निकालना, इसका काम है हार्मोन सेक्रेट करना, ठीक है। इसी का काम है हार्मोन सेक्रेट करना। जैसे कि कौन सा हार्मोन, अरे एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। आप बोलेंगे कि ये एंड्रोजन क्या होता है, आप तो टेस्टोस्टेरोन बताए थे। इसी एंड्रोजन, ये एक समूह है, एक ग्रुप है। इसी एंड्रोजन का एक सदस्य है टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है। इसी एंड्रोजन ये समूह है हार्मोन का, उसी का एक सदस्य क्या था, एक सदस्य टेस्टोस्टेरोन था। क्लियर है। तो लेडिक कोशिका, यहाँ पर देखिए विल्सन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक लेडिक कोशिका होता है, सर्टोली कोशिका होता है और शुक्राणुजनक कोशिका होता है। सबका अलग अलग काम है। लेडिक कोशिका का काम है हार्मोन निकालना, सर्टोली कोशिका का काम है बन रहे शुक्राणु को पोषण देना और शुक्राणुजनक कोशिका का काम है शुक्राणु बनाना। तो शुक्राणुजनक नलिका के बारे में ये बात हो गई। तो यहाँ से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने के लिए नहीं जा रहा है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा चीज़ बनेगा। इन सब बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रख लेते हैं। तो अब चलिए यहाँ हो गया, आप आगे की बात करते हैं। चलिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ शुक्राणु का रास्ता, ठीक है, शुक्राणु का मार्ग, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे तो पूरा का पूरा नलिका तंत्र भी आपको कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही कम समय में। तो शुक्राणु का मार्ग क्या होता है, किधर से शुक्राणु ट्रेवल करता है, कहाँ बनता है और कहाँ से कहाँ चलकर जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, विरिसन है। क्या है, विरिसन है। विरिसन के अंदर क्या है, विरिसन पालिका है, ठीक है। इस विरिसन पालिका के अंदर क्या है, शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका है। इस शुक्रजनक नलिका में क्या बना, शुक्राणु बना। क्या बन गया, इसी के अंदर शुक्राणु बन गया, ठीक है। शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणु बन गया, इसमें शुक्राणु बन गया। अब इस शुक्राणु को क्या करना है, आगे चलकर जाना है। तो शुक्रजनक नलिका से ये शुक्राणु कहाँ पहुँच जाएगा, याद कीजिए, तो ये पहुंच जाएगा आपको रेटी टेस्टिस में, यानी कि विरिसन जालिका में। विरिसन जालिका में ये कहाँ पहुंच गया, विरिसन जालिका में। शुक्रजनक नलिका में जो शुक्राणु बना वो पहुंच गया विरिसन जालिका में, यानी कि रेटी टेस्टिस में, ठीक है। ये इस जालीनुमा संरचना में पहुंच गया विरिसन जालिका में। अब विरिसन जालिका से ये शुक्राणु कहाँ चला जाएगा, विरिसन जालिका से ये शुक्राणु अब कहाँ जाने वाला है, तो विरिसन शुक्राणु से ये जो है ये कहाँ चले जाएगा, ये शुक्र वाहिका में चले जाएगा। शुक्र वाहिका में, शुक्र वाहिका कहाँ है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, शुक्र वाहिका है। तो विरिसन जालिका से शुक्राणु कहाँ चले गया, शुक्र वाहिका में चले गया। अब शुक्र वाहिका से ये शुक्राणु कहाँ पहुँच जाएगा, तो शुक्र वाहिका से ये शुक्राणु पहुँच जाएगा अधिविरिसन में। कहाँ पहुँच जाएगा, अधिविरिसन में। अधिविरिसन कहाँ है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अधिविरिसन है, ठीक है। ये शुक्राणु शुक्रवाहिका से कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया अधिविरिसन में, ठीक है। अधिविरिसन से ये शुक्राणु, अधिविरिसन से ये शुक्राणु कहाँ चले जाएंगे, तो ये चले जाएंगे इसमें, यहाँ से फिर ये किस में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, यानी शुक्रवाहक में। शुक्राणु अब कहाँ पहुँच गया, शुक्रवाहक में पहुँच गया, ठीक है। शुक्रवाहक में ये शुक्राणु पहुंच गया। शुक्रवाहक में पहुंचने के बाद ये शुक्राणु जब आगे जाता है, जब आगे बढ़ता है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये क्या चीज़ है, शुक्राशय है। शुक्राशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। शुक्राशय की संख्या 2 होती है। शुक्राशय क्या है, ये एक ग्रंथि है, ठीक है, ये ग्रंथि है, ग्लैंड्स है। तो शुक्राणु की नलिका, ठीक है, शुक्राणु की नलिका और शुक्रवाहक की नलिका, ठीक है, यानी कि सेमिनल वेसिकल इसको बोलते हैं। शुक्राशु की जो नलिका है उसमें जाकर ये शुक्रवाहक की नलिका जाकर खुलती है, तो एक कॉमन डक्ट, एक सामान्य नली का निर्माण करती है, जिस नली को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं, इस नली को हम लोग कहते हैं स्खलन वाहिका, ठीक है। ये आपका रह गया, ये स्खलन वाहिका, ठीक है। यानी शुक्रवाहक पहुंचने के बाद शुक्रवाहक की नली के साथ शुक्राशय की नली क्या होता है, मिल जाता है। शुक्राशय है ना, शुक्राशय की नली मिल जाता है, शुक्राशय की नली मिल जाती है। और ये
शुक्राशय की नली और शुक्रवाहक की नली दोनों मिलकर एक कॉमन, एक सामान्य नली का निर्माण करते हैं, जिसको हम स्खलन वाहिका कहते हैं या एजुकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो स्खलन वाहिका में यहाँ पर कहीं ये स्खलन वाहिका बनता है। यहाँ पर स्खलन वाहिका में क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो है स्पर्म शुक्राणु पहुँच गया और यहाँ से ये कहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ से ये आ जाता है कहाँ पर, तो स्खलन वाहिका से देखिए ये चले आएगा मूत्र मार्ग में। लेकिन मूत्र मार्ग में आने से पहले इसको प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर गुजरना होता है। ठीक है, तो चलिए ये कहाँ पर आ गया, फाइनली ये मूत्र मार्ग में आ गया। फाइनली ये जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो कहाँ पहुँच जाएगा, मूत्र मार्ग में पहुँच जाएगा। और ये मूत्र मार्ग जो है ये कॉमन रास्ता है, सामान्य रास्ता है शुक्राणु को निकालने का भी और किसको निकालने का, जो है शुक्राणु को निकालने का भी और यूरिन को, पेशाब को निकालने का भी, पेशाब को निकालने का भी। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो नलिका तंत्र है, नलिका तंत्र भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये जो नलिका तंत्र है, ये नलिका तंत्र का मेन काम क्या है, इसका मेन काम होता है कि जो टेस्टिस में शुक्राणु बन रहे हैं उसका ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, उसको यहाँ से ले जाना और पेनिस से उसको बाहर की ओर निकाल देना, ये मेन काम होता है किसका, तो नलिका तंत्र का। तो नलिका तंत्र के अंदर हमने देखा विरेचन है, विरेचन में विरेचन पालिका है, विरेचन पालिका में क्या बना, विरेचन पालिका में शुक्रजनक नलिका है, यहाँ पर शुक्राणु बना। शुक्रजनक नलिका से ये शुक्राणु कहाँ पहुँच गया, विरेचन जालिका में पहुँच गया। विरेचन जालिका से ये शुक्राणु कहाँ पहुँच गया, तो शुक्रवाहक में पहुँच गया। ठीक है, ये आपका क्या है, शुक्रवाहक। शुक्रवाहक में पहुंचने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, अधिविरेचन में, एपिडिडर्मिस में। और अधिविरेचन में पहुंचने के बाद ये फिर कहाँ चला जाएगा, ये शुक्रवाहिका की नली में आ जाएगा। अब शुक्रवाहिका की नली जहाँ जाकर खुलती है वहीं पर शुक्राशय की नली भी आकर खुलती है। तो एक कॉमन एक नली का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्खलन वाहिका। शुक्राशय की नली और शुक्रवाहक दोनों मिलकर स्खलन वाहिका बनाती है, एजुकुलेटरी डक्ट। और ये एजुकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए किसमें खुल जाती है, मूत्र मार्ग में खुल जाती है। तो स्खलन वाहिका से मूत्र मार्ग में ये नली खुल गई और मूत्र मार्ग से शुक्राणु भी बाहर निकल सकता है और पेशाब भी निकल सकता है। यानी मूत्र मार्ग जो है ये कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है जिससे शुक्राणु और पेशाब दोनों निकल सकते हैं। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्त्री में ऐसा नहीं होता है, पुरुष में ही ऐसा होता है। स्त्री में दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं। तो ठीक है, आपको यहाँ क्या समझा दिया गया, आपको शुक्राणु का मार्ग समझा दिया गया, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नली दूसरे नली से जुड़ी हुई है। सब एक नली दूसरे नली में जाकर खुलेगी, वो नली फिर अगले नली में जाकर खुलेगी। तो ये सभी नली मिलकर नलिका तंत्र का निर्माण करेंगे और इसी नलिका तंत्र से होते हुए शुक्राणु आगे बढ़ते हुए फाइनली जो है इस पेनिस में, इस सीसन में पहुँच जाएंगे और इस मूत्र मार्ग से होते हुए वो बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर आपने नलिका तंत्र के बारे में भी जान लिया और विरेचन के बारे में तो आपको मैंने डिटेल में बताया ही। चलिए अब आगे की हम यहाँ से बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, सहायक ग्रंथियों की हम बात करते हैं तो 3 तरह की ग्रंथि होती है। एक तो ग्रंथि होती है शुक्राशय, एक ग्रंथि क्या होता है, शुक्राशय होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होता है। शुक्राशय ग्रंथि की संख्या 2 होती है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। प्रत्येक शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है, प्रत्येक शुक्राशय ग्रंथि प्रत्येक शुक्रवाहक की नलिका से जाकर मिल जाती है। याद रखिएगा कि प्रत्येक शुक्राशय की नली प्रत्येक शुक्रवाहक की नलिका से जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो टोटल शुक्राशय की संख्या 2 है, टोटल शुक्रवाहक की संख्या भी कितनी है, 2 है। तो ये दोनों ही शुक्रवाहक दोनों ही शुक्राशय में जाकर खुल जाते हैं, यानी ये एक कॉमन रास्ता बना लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एजुकुलेटरी डक्ट स्खलन वाहिनी कहते हैं। ठीक है, शुक्राशय की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है। चलिए अब देखिए कि ये जो शुक्राशय है ये शुक्राणु का भंडारण नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को ये होता है, मतलब
कन्फ्यूज़न होता है कि ये शुक्रवाहक या ये सेमिनल वेसिकल जो है, शुक्राशय जो है, ये क्या करती है, स्टोर करके रखती है शुक्राणु को। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। शुक्राशय जो है इसकी संख्या 2 होती है, ये शुक्राणु का भंडारण नहीं करता है। ठीक है, अब इस शुक्राशय का काम क्या है? तो इस शुक्राशय से, है ना, ये शुक्राशय ग्लैंड के रूप में काम करती है, ग्रंथि के रूप में। ग्रंथि किसको बोलते हैं? जिससे कुछ ना कुछ सेक्रेट होता हो, जिससे कुछ ना कुछ चीज़ों का श्रावण होता हो। तो इस शुक्राशय से क्या होता है? इस शुक्राशय से श्रावण होता है। ठीक है, उस श्रावण का काम क्या है? ठीक है, इस चीज़ को हमको देखना है। तो इस शुक्राशय से जो श्रावण होता है, वो श्रावण क्या करती है? अब देखिए कि ये शुक्राणु जो है ये यहाँ से निकलता हुआ आगे चले आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ स्पर्म यहाँ से जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये सेमिनल वेसिकल के पास ये शुक्राणु पहुँचा, तो सेमिनल वेसिकल का जो सेक्रेशन होता है वो चिपचिपा होता है। ठीक है, चिपचिपा सेक्रेशन होता है। और जैसे ही शुक्राणु यहाँ पर आके पहुँचता है, इस सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में जैसे ही डुबकी लगाता है, तो ये जो शुक्राणु है वो कैसा हो जाता है? ये भी चिपचिपा हो जाता है, गीला हो जाता है। ठीक है, ये गीला हो जाता है। तो अब क्या हो गया? अब यहाँ पर ये क्या चीज़ बन गया? इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। इसको क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग वीर्य बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन में क्या क्या चीज़ है? तो सीमेन में स्पर्म तो है ही, शुक्राणु तो है ही, साथ ही सेमिनल वेसिकल का जो सेक्रेशन हो रहा है, जो श्रावण हो रहा है, वो भी है। तो सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन, चिपचिपा सा सेक्रेशन जिसमें शुक्राणु जाकर मिल गया है, तो ये अब क्या बन गया? ये अब वाइट रंग का, मतलब जो है वाइट कलर का फ्लूइड बन गया है, द्रव्य बन गया है, जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं। ये सीमेन जो है, यानी ये सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन जो है, ये इस स्पर्म को क्या बनाता है? मोटाइल बनाता है। इसके मोटाइल करने का मतलब स्पर्म का जो चलने का जो शक्ति है वो तेज कर देता है। बहुत ही तेज़ी से ये अब क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है, बहुत तेज़ी से निकलता है और मादा जनन तंत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है, अंडवाहिनी नलिका में जाकर प्रवेश कर जाता है। तो मोटिलिटी बढ़ाना, इसकी तेज़ी, इसकी गति को बढ़ाना, ये किसका काम है? सेमिनल वेसिकल के सेक्रेशन का काम है। सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन स्पर्म के साथ मिलकर वीर्य कहलाता है, सीमेन कहलाता है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसकी संख्या 1 होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या सिर्फ 1 होती है, याद रखिएगा इसको बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना, ये बड़ा सा ग्लैंड होता है जो यहाँ पर चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। ठीक है, इस सेमिनल वेसिकल और ये जो यूरिनरी ब्लैडर, ये जो मूत्रवाहिनी आप देख रहे हैं, मूत्राशय देख रहे हैं, इसके चारों ओर से इस तरह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड, स्टीला ग्रंथि घेरे हुए होती है। संख्या इसकी कितनी होती है? 1 होती है। ये ग्लैंड थोड़ा सा बड़ा आकार का है क्योंकि चारों ओर घिरा हुआ है। तो इस शुक्राशय और इस मूत्रवाहिनी या मूत्राशय के चारों ओर घूमा हुआ ये एक ग्रंथि है जो बहुत ही बड़ा है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात यहाँ पर ये है कि चलिए अब इस प्रोस्टेट का भी जो श्रावण है वो भी श्रावण कैसा होता है? वो भी चिपचिपा सा श्रावण होता है। ठीक है, वो भी चिपचिपा सा श्रावण होता है। ठीक है, गंध युक्त, मतलब गंध नहीं होता है इसमें, गंध युक्त जो है, सॉरी, उसमें गंध जो है होता है ये श्वेत रंग का सिक्रेशन, पतला सिक्रेशन। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है और जाकर किससे मिल जाता है? शुक्राणुओं से जाकर मिल जाता है। जो शुक्राणु आ रहा है उससे जाकर मिल जाता है। तो शुक्राणु को कैसा बना देता है? इसको मोटाइल बना देता है। ठीक है, क्या कर देगा? इसको मोटाइल बना देगा। तो इसका प्रोस्टेट ग्रंथि का जो भी सेक्रेशन निकल रहा है उसका भी काम क्या चीज़ है? उसका भी काम है कि सीमेन यानी कि शुक्राणु को क्या करना? उसको मोटाइल बना देना या उसको पोषण देने का काम ये प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, अब इस प्रोस्टेट ग्रंथि के गले पर यहाँ पर एक बल्ब की तरह इस तरह से निकला हुआ ग्लैंड होता है। संख्या कितनी होती है इसको? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका नाम लिख दें आपको। इसको काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, या नहीं तो इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इसको कहा जाता है।
तो कॉपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो चीज़ है, ये इसकी संख्या कितनी होती है सबसे पहले, तो इसकी संख्या भी एक जोड़ी होती है, यानी कि 2, इसकी संख्या 2 होती है। देख रहे हैं आप, ये जो निकला हुआ है ये क्या चीज़ है, कॉपर ग्रंथि है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, ये जो है ये कहाँ पर जाकर खुलता है, ये फाइनली जो है इस मूत्र मार्ग में जाकर खुल जाता है। इस ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है इसका जो नली है ये मूत्र मार्ग में जाकर जो है खुल जाता है। अब इससे भी क्या होता है कि क्षारीय द्रव का सेक्रेशन होता है। इससे क्या होता है, क्षारीय द्रव का स्रावन होता है जो मूत्र मार्ग को चिपचिपा बनाता है, इस मूत्र मार्ग को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, ताकि जो शुक्राणु आ रहे हैं उनको आगे बढ़ने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी न हो और आसानी से वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, और जब मैथुन यानी कि सहवास के समय, जब सेक्सुअल कोपुलेशन होता है उस समय इसका जो सेक्रेशन है कॉपर ग्रंथि का, ये क्या करता है कि मादा जनन तंत्र को चिकना बनाता है, उसको जो है मुलायम बनाता है, ताकि आसानी से जो कॉपर ग्रंथि के सेक्रेशन के द्वारा आसानी से जो स्पर्म है वो आसानी से आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। तो टोटल यहाँ पर सहायक ग्रंथि की बात करें तो शुक्राशय की संख्या 2 है, प्रोस्टेट की संख्या 1 है और कॉपर ग्रंथि की संख्या 2 है। ठीक है, शुक्राशय ग्लैंड आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने सीमेन लिखा है, तो सीमेन क्या चीज़ है, सीमेन किसको कहते हैं या वीर्य किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा शुक्राणु प्लस प्रोस्टेट और शुक्राशय, प्रोस्टेट प्लस शुक्राशय, इस तीनों का जो सेक्रेशन, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, ये तीनों मिलकर वीर्य बनाता है, यानी कि सीमेन बनाता है। ठीक है, जो सीमेन वाइट कलर का, उजले रंग का पतला सा द्रव्य होता है। ठीक है, तो सीमेन का मतलब क्या क्या है, तो उसमें शुक्राणु भी है, प्रोस्टेट और शुक्राशय ग्रंथि की उसमें जो है सेक्रेशन भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपको टोटल कितने ग्लैंड हो गए, टोटल 3 तरह के ग्लैंड हो गए, शुक्राशय, प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि। ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम। चलिए अब आगे जो है मेरा जो है एक ही पार्ट इसमें बचा है, वो क्या चीज़ है, सीसन या लिंग, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। अब देखिए इस पेनिस की जब हम बात करते हैं, ये जो पेनिस है जब इसकी हम बात करते हैं तो ये एक लंबा सा, ठीक है, एक लंबा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनकार संरचना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल सी बेलनकार संरचना है। अब ये जो संरचना है ये इरेक्टाइल टिश्यू से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, इरेक्टाइल टिश्यू से भरा हुआ है, इरेक्टाइल टिश्यू से भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियाँ भी है और इरेक्टाइल टिश्यू भी है। इरेक्टाइल टिश्यू को हम लोग उद्धर्षी संरचना भी बोलते हैं। ये क्या है, उद्धर्षी संरचना से बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो है इसको, ये जो है ये क्या चीज़ है, ये मेल एक्सटर्नल जेनेटिला भी है, यानी कि पुरुष का बाहरी जननेंद्रिय, बाहरी जननेंद्रिय यानी कि मेल एक्सटर्नल जेनेटिला भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एक सिलेंड्रिकली लंबा सा, सिलेंड्रिकली यानी कि बेलनकार संरचना है जो इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है, उद्धर्षी संरचना से बना हुआ है। इस इरेक्टाइल टिश्यू का क्या काम है कि कॉपुलेशन के समय या सहवास के समय या मैथुन के समय क्या होता है कि इस उद्धर्षी संरचना में तनाव आता है, खिंचाव आता है, जिसके कारण ये जो पेनिस है ये क्या हो जाता है, तन जाता है, लंबा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ताकि इससे जो वीर्य निकल रहा है, जो सीमेन शुक्राणु निकल रहा है, वो फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिला में यानी कि मादा के शरीर के अंदर जा सके। ठीक है, तो इरेक्टाइल टिश्यू का ये काम है, ये बाहरी जननेंद्रिय की काम करते हैं। और ये जो है ये इससे आपको जो है यूरिन भी बाहर आएगा, पेशाब भी बाहर आएगा, साथ ही शुक्राणु भी इससे क्या होता है, बाहर निकलता है। मतलब ये कॉमन एक रास्ता प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसका मेनली 2 काम है, पेनिस का मेनली 2 काम है। एक काम क्या चीज़ है इसका, तो एक काम है शुक्राणु को बाहर निकालना, ठीक है, और दूसरा काम क्या चीज़ है इसका, यूरिन को बाहर निकालना। क्लियर है। अब चलिए इसके बाद अब इस सीसन के जब हम आखिरी मोड़ पर आते हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर फूला हुआ संरचना देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं।
ठीक है, ग्लैंड्स पेनिस देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग ग्लैंड्स पेनिस यानी कि श्वसन मुंड कहते हैं। ये एक पतले स्किन से ढका हुआ होता है जिसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं। पतले स्किन से ढका हुआ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन उसको बोला जाता है। तो चलिए, ये ग्लैंड्स पेनिस फुला हुआ भाग जो फोर स्किन से चमड़ी से ढका हुआ होता है। ठीक है, फोर स्किन यानी कि अग्रछद, अग्रछद से ये ढका हुआ होगा। श्वसन मुंड, श्वसन मुंड क्या है, फुला हुआ पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं। तो चलिए, पूरा का पूरा आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर खत्म हो गया। फिर से अगले क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।